नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ एटीएस। एबी स्टार न्यूज हमेशा अपने साथ एक खास मेहमान जोड़ते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं ताकि अपने दर्शकों को कुछ सवालों के जवाब जरूर दे सके। और इसी के लिए आज हमारे साथ प्रयागराज के गंगा पार महामंत्री लाल त्रिपाठी जी जुड़े हैं। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है जी, तो आपको बता दें, सबको बता दें हमारे दर्शकों को कि प्रयागराज अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण सीट है। वहां से अमिताभ बच्चन जी सांसद रहे, वहां से 3 बार मुरली मनोहर जोशी जी सांसद रहे और उसके बाद दो बार जो थे वहां पे सपा का भी राज रहा। उसके बाद 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उसके बाद वहां से बीजेपी का राज रहा। तो 6 साल जो है 2014 से लेके 2020 तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी रही। तो 6 साल में क्या एक चीजें हुई, वो हम सर से आज सवाल पूछेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में जो वृद्धि हुई है सर, उसमें सरकार का क्या स्टैंड है सर? जी भाई साहब, आपका प्रश्न बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। तो हाउस टैक्स में वृद्धियां हुई हैं। जी निश्चित है कि जब हम सारी सुविधाओं का उपयोग और उपयोग करेंगे तो जी हमको कुछ न कुछ सरकार के लिए टैक्स अदा करना पड़ेगा। जी आज जितनी भी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आप जान लीजिए कि पिछली सरकारों ने जितना लूट खसोट किया है उसका भरपाई हमारी सरकार आपसे लेती भी है और उससे दुगना आपको दे भी रही है। चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में लौटा रही हो, चाहे जो है बिजली में खर्चा कर रही हो, चाहे सड़क में इन्वेस्ट कर रही हो। जी लेकिन हमारी सरकार जो भी वृद्धि किया है तो वो आपकी सुख सुविधा को देखते हुए जब हम आपसे कुछ लेंगे तभी आपको देने का हम प्रयास भी करेंगे। जी। तो सर, एक जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ काफी अपराध बढ़ता जा रहा है, मेरा दूसरा सवाल यही होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो क्या एक व्यवस्था है गुंडागर्दी पर, बलात्कारियों पर? क्या एक सरकार जो है कदम उठाने वाली है अपने आगे? देखिए, एक तो आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन जी हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता इस पर दिनानुदिन अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों का ग्राफ देख लीजिए और वर्तमान सरकार का ग्राफ देख लीजिए। जहां भी किसी भी प्रकार से महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, हमारी सरकार तुरंत उसके खिलाफ जो है एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। जितने भी माफिया सड़क पर इधर उधर घूम रहे थे, असलाहों का प्रदर्शन कर रहे थे, मोटे मोटे टायर की गाड़ियां लेकर जो है दहशत पैदा कर रहे हैं, आज वो या तो जेल के अंदर है या तो हमारे प्रदेश को छोड़कर कहीं अन्यत्र शरण ले लिए। हमारी सरकार, आप अपने प्रयागराज की स्थिति देख लीजिए। जितने जी भी गुंडा माफिया हैं वो कहीं भी किसी भी जगह आपको सड़क पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनका स्थान सिर्फ और सिर्फ जेल है या तो कहीं छोड़कर पलायन कर गए हो। जी। तो सर, एक दुकानदारों पे मेरा आपसे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, तो जब दुकानदारों को आत्मनिर्भर स्कीम के लिए लोन लेना होता है बैंकों से, 10,000 रुपए तक का जो लोन लेना होता है, लेकिन उनको लोन डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, दलालों के थ्रू मिलता है। जब वो दलालों को 1,000 या 2,000 रुपए पैसे देते हैं, उसके बाद जाकर उनको जो है दलालों के थ्रू लोन मिलता है। तो सर, सरकार उस पर क्या कड़ी से सख्त जो है योजनाएं बना रही है? देखिए, इस प्रकार की कोई भी अगर बात आती है संज्ञान में हमारे प्रदेश के नेताओं पे, हमारे शासन प्रशासन को, तो उस पर जी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बाकी ऐसी कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर संज्ञान में इस तरह की बात आता है, कोई शिकायत करता है, उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर आपके संज्ञान में, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी शिकायत होती है बिचौलियों का, हम तो बिचौलियों को बंद कर रहे हैं, हम तो किसानों को बिचौलियों को हटा दे रहे हैं। जिस दिन लाया बिचौलियों को बाहर कर दिए हैं। हम तो आप देख रहे हैं, हम जो पैसा दे रहे हैं ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं। पहले यही हमारे पूर्व की सरकारें कहती थी कि 1 रुपए मैं देता हूँ तो 10 पैसे मात्र लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। आप देखिए, जितना भी पैसा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वृद्धावस्था का पेंशन हो, चाहे विधवा का पेंशन हो, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा रहा है। तो सर, अब जब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में उन लोगों के बारे में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सर, बाहरी नेता जो हैं या फिर जो विपक्ष के नेता हैं, कार्यकर्ताओं पर कभी जानलेवा अटैक करते हैं, कभी किसी तरह का अटैक करते हैं
और कार्यकर्ता जब एफआईआर भी दर्ज करा लेता है तब भी प्रशासन जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम नहीं लेता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटना हुई है, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता गलत करे, हम उसको संरक्षण दें, उसकी मदद करें। हाँ, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को साथ जाती होती है और बात संज्ञान में आती है, हमारी सरकार चाहे जिला अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, हम लोग उसके साथ सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर हमारा कार्यकर्ता गलत कार्य कर रहा है तो सपा बसपा की तरह हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं आप साफ सुथरा काम करिएगा, आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी प्रदेश सरकार कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जी, तो सर जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे कि अब मैं बलिया कांड की बात करूं, और बलिया कांड से भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे विधायक भी थे जिनका नाम था कुलदीप सेंगर। तो सर भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के जब नेता निकल के आते हैं तो क्या लोगों में खराब छवि नहीं जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इतने अच्छे काम कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह के नेता जब भारतीय जनता पार्टी से निकलते हैं तो लोग उसको किस तरह से देखते हैं? उस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छे बुरे हर जगह हैं। हमारे बुरे हैं, लेकिन अगर आदमी है और हमारे पार्टी का क्यों न हो, चाहे कुलदीप सेंगर की जो आप बात कर रहे हैं, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद है, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का सख्त निर्देश है कि चाहे अपने पार्टी का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, अगर इस प्रकार की कोई गलत कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है उसके साथ कार्रवाई होना सुनिश्चित है, होना भी चाहिए। तो सर जब मैं सड़कों की बात करता हूं, जब मैं रास्तों की बात करता हूं, हाईवेज की बात करता हूं, प्रयागराज में सर कुंभ मेले के दौरान जो सड़कें बनी थी, जो रास्ते बने थे, 1 साल के भीतर भीतर ही वो रास्ते खराब हो गए। तो प्रशासन मतलब जो इस चीज की जो सड़कें बनाने के लिए इस तरह के जो आयोजन है उन पर जो है प्रयागराज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रयागराज का जो प्रॉपर तरीके से जिसका सिस्टमैटिक वे है, तो प्रयागराज में क्या किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि 1 साल के भीतर वहां पे सड़कें खराब हो जाती है, वहां पे लोगों को तकलीफ होती है, तो उस पर सर आपका क्या कहना है? उस चीज को आप कैसे देखते हो? देखिए, जो उसका कुछ परसेंट ठेकेदार सुरक्षित रहेंगे, उनका भी सारा पेमेंट हुआ है, उनका उनका सिस्टम में है, उनका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है कि आप इतने दिन में अगर सड़क खराब होती है तो मेंटेनेंस का कार्य। रही बात जो सड़कें खराब हुई है जी, उसका नवीनीकरण के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए बारिश हुई थी, बारिश में देखते तो सड़क खराब हो जाती, वो सड़क लगभग बन भी रही है। इधर आपके प्रयागराज को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी में बहुत सारी योजनाएं आपके प्रयागराज में है जो क्रियान्वयन हो रही है, जो चालू है, उसी के तहत भी सड़कें मरम्मत रही है और वही लोग वही एजेंसी ने उस सड़क को बनाया है जी। तो सर जब मैं एक और चीज मैं प्रधानमंत्री जी ने जो स्वनिधि योजना लाए थे, लोकल फॉर लोकल की जब वो बात करते हैं, दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और दुकानदारों को कहते हैं कि आप लोन लीजिए बैंक से और प्रशासन आपकी हर कदम पे मदद करेगा और सरकार भी आपके हर कदम पे जो राज्य सरकार है वो मदद करेगी। तो सर प्रशासन जो है वो क्यों बार बार दुकानदारों की दुकानें उजाड़ रहा है? अगर हम सब्जी वालों की बात करें तो सब्जी वालों की भी रेडियां प्रशासन द्वारा इस तरह से उछाली जाती है या हटाई जाती है। सरकार जो राज्य सरकार है उस पर क्या एक कदम उठा रही है? क्या राज्य सरकार इस चीज को कंसिडर कर भी रही है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है सर। देखिए, जो हमारे पटरी के दुकानदार हैं जी, उनकी समस्या है, लेकिन उसकी समस्या अगर हम सड़क चौड़ी करें और विकास करेंगे तो नेचुरल है, आप जाने है, स्वाभाविक है, तो कुछ कुछ जो है आपका तोड़फोड़ हो। उस तहत जो छोटे दुकानदार हैं उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन नगर महापालिका, नगर निगम द्वारा उनके बसाने के लिए, उनकी गोमती स्थापित करने के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए जगह हमारी सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि व्यापारियों को लोन नहीं मिल रहा है, देखिए उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, उसकी एक औपचारिकता होती है, वो औपचारिकता करेंगे। जो बैंक डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है उसको अगर आप मुहैया कराएंगे तो निश्चित है कि ये समस्याएं अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी। जी।
सर प्रशासन जो है, पुलिस जो है, पब्लिक की मदद के लिए है, लेकिन जब लोग पुलिस के पास जाते हैं उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीच में प्रयागराज जैसी घटनाएं जहां पर लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस जो है उनकी सही तरीके से नहीं सुनती है। आज भी पुलिस स्टेशन में दलालों की चल रही है। तो सर क्या सरकार इस चीज को देख रही है कि पुलिस जो है वहां पर उतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर पा रही है जितना उनको मित्र बन के लोगों का जो है रोल प्ले अपना करना चाहिए? इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमारी सरकार गुंडा माफियाओं को साफ किया और साफ कर रही है। अब अगला कदम, जो भ्रष्ट अधिकारी पुलिस विभाग में है, बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको रहते हुए आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से करिए। अगर पुलिस विभाग अगर नहीं सुधरता है तो पुलिस विभाग को भी के लिस्ट बनाई जा रही है, उनके कर्मचारियों, उनके अधिकारियों के साथ, नाकाम पुलिसकर्मियों के साथ सरकार कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। सर अगर मैं राशन की कोटेदारों की बात करूं, जो भ्रष्ट कोटेदार होते हैं, और काफी लोगों ने उन कोटेदारों पर इल्जाम भी लगाया, प्रशासन से भी कंप्लेंट्स की, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जो रिवर्ट बैक होता है, जो एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन नहीं लिया जाता। तो सर उस चीज पर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार उस चीज को कंसीडर भी कर रही है? क्योंकि सर लोग परेशान है सड़कों पर, और यही उनकी कंप्लेंट है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता और कोटेदार एक तरफ भ्रष्ट है। तो इस बीच सरकार अपना क्या रोल प्ले कर रही है सर? इस बात में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कोटेदारों को जो पहले कमाई थी, जो कोटेदार पहले रबड़ी मलाई खाते थे, सरकार उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। उनको ढुलाई देती है, माल के लिए ले जाने के लिए, आने जाने के जो ट्रांसपोर्टर का खर्चा होता है वो सरकार वहन कर रही है। अभी आपके गंगापार प्रयागराज का, मैं जहाँ जिले का महामंत्री हूँ, लगभग 1 दर्जन कोटेदारों जहाँ से शिकायत और वहां की पब्लिक उस कोटेदार के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और उसकी जांच हुई बाकायदे एसडीएम स्तर से, उनके साथ कार्रवाई हुई। निकट भविष्य में ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों के साथ कार्रवाई होगी। जहां से समस्याएं हैं, जनता समस्या लेकर आती है, शिकायत करती है, उसकी बाकायदे जांच होती है, उसके साथ कोटेदारों के साथ कार्रवाई हो रही है, निकट भविष्य में भी होगी। अगर आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर इस टाइप की कोई शिकायत आए भ्रष्ट कोटेदारों, तो हमारे पार्टी के लोगों को आप सूचित करें, उनके साथ कार्रवाई होगी। हम लोग तो निश्चित है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना चाहते हैं। जी, तो सर अब उत्तर प्रदेश में जो हवा चल रही है, तो बीते महीने अगर मैं बात करूं हाथरस कांड की, सबसे पहले तो पूरे हाथरस कांड पे मैं त्रिपाठी जी की जो है टिप्पणी चाहूंगा कि त्रिपाठी जी का इस पर क्या कहना है, त्रिपाठी जी इस कांड को कैसे देखते हैं, और आगे इस तरह के कांड ना हो सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है? तो सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले पूरा ब्यौरा जो है इसका पहले तो बता दीजिए सर हमारे दर्शकों को। देखिए, हाथरस का कांड बड़ा ज्वलंत मामला है जी, इसकी बाकायदे एसआईटी जांच की, सीबीआई जांच, और जांच का विषय है। इस जांच के विषय में हम और बेहतर होगा, क्योंकि जांच है और निश्चित है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिशा में हम आप सोच रहे हैं, कहीं हो सकता है उस दिशा से भटक कर कहीं दूसरी दिशा में मामला पहुंच जाए। ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा हम पब्लिक भी महसूस कर रहे हैं। हाथरस की घटना पर निष्पक्ष जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसको समय दीजिए और इंतजार करिए, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा। जी, तो सरकार व्यवस्था आगे क्या करने वाली है ताकि इस तरह के कांड ना हो? क्या, क्योंकि हमारा देश जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो सर क्या ऐसी वैज्ञानिक चीजें होने वाली हैं, क्या ऐसे टेक्नोलॉजी डिवाइसेस होने वाले हैं कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार होनी बंद हो जाए, और वो कुछ ऐसी चीजें हों जो कि एक गरीब से गरीब लड़की अफोर्ड कर पाए, और पुलिस को अचानक पता लग जाए कि उसके साथ कुछ इस तरह से घटना हो रही है, कुछ दुष्कर्म हो रहा है, उस पर सर सरकार क्या नई नीतियां बना रही है, क्या नई डिवाइसेस बना रही है, उसके बारे में सर आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, इस टाइप की घटनाएं हमेशा समाज में हुई है और होगी भी, लेकिन हमारी सरकार इस घटनाओं को देख रहे हैं परसेंटेज में बहुत कम कर दिया है। और इस टाइप की घटनाएं, जो महिलाएं कभी सड़क पर निकलने में दिल डूबने के बाद संकोच करती थी, अपने आप को भय महसूस करती थी, आज वो सारी महिलाएं ढंग से अपना मार्केटिंग कर रही है,
और हमारी सरकार तो नारी सशक्तिकरण पर बहुत ज्यादा, इस टाइप की घटनाएं परसेंटेज में आप देख लीजिए पिछली सरकारों से कम है, लेकिन ये कहिए किस टाइप की घटनाओं को एकदम से हम और आप रिमोट की बटन दबाएं खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन इस टाइप की पिछले सरकारों से बहुत कम है और निकट भविष्य में इस टाइप की घटनाएं न हो, इस दिशा में हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो बड़ी संवेदनशील है और बहुत मजबूती के साथ इस दिशा में काम कर रही है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो घटने शुरू हो गए। सर 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी आई। 2018 में एनसीआरबी का डाटा आता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ये सर मैं आपको एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है। फिर 2019 में सर जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब तो डाटा ही नहीं आता, डाटा गायब हो जाता है। फिर जब 2020 का डाटा आता है तब भी पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम है, क्योंकि सर क्राइम्स की बहुत सारी एक वेरिएशंस होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में यह दिखाया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। तो सर क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कुछ सख्त कानून नहीं बनाए जा रहे हैं और आरोपियों को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आरोपी क्राइम तो कर देते हैं, उसके बाद उनको प्रशासन की सजा का या सरकार की सजा का डर नहीं लगता है, उस पर सरकार क्या कर रही है सर? देखिए अभी आप निर्भया कांड का उदाहरण आपने देखा, सरकार कितना त्वरित कार्रवाई किया। अब तो सरकार की ये मंशा है कि अगर नाबालिग भी अगर महिलाओं के साथ कहीं छेड़खानी करता है, कहीं जाति करता है, छीना झपटी करता है, उसके खिलाफ भी जो है नाबालिग मजिस्ट्रेट जो बैठते हैं ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और वो आप डेटा की जहां तक बात कर रहे हैं वो डेटा आपके पास होगा, हमारे पास इस समय डेटा नहीं है, लेकिन हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, प्रयागराज जैसे महानगर में रह रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि पिछले सरकार की अपेक्षा बहुत सारे महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं में कहीं डर भय नहीं है, महिलाएं अपना काम कर रही हैं और हमारी सरकार आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आप ऐसे देखते रहिए। माननीय मोदी जी की सरकार महिलाओं की मजबूती के लिए, महिलाओं की मान सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा कार्य कर रही है, निकट भविष्य में कार्य करेगी। ये आपको भरोसा दिया रहा है कि जो आप डेटा आप अपने पास रखे हैं वो डेटा निश्चित है निचले पायदान पर आएगा और निकट भविष्य में आप इंतजार करिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। जी, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2022 में जो विधानसभा चुनाव है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीतलाल त्रिपाठी जी को टिकट मिल सकती है या पार्टी में किस पोजीशन पे हो सकते हैं अब जीतलाल त्रिपाठी जी? तो क्या इस चीज को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलता है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको ईमानदारी के साथ कार्य करता हूँ, निभाता हूँ और अगर पार्टी हमको इस लायक समझती है तो निश्चित है उस जिम्मेदारी को भी निर्वहन करूंगा। आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का सिपाही के नाते अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी निकट भविष्य में देगी उसको भी निभाने का प्रयास करूंगा। जी, तो चलिए ये थे हमारे साथ प्रयागराज के गंगा पाट से महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जीतलाल त्रिपाठी जी। इन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और उम्मीद है कि जो वायदे, जो सवालों के जवाब इन्होंने दिए वो ग्राउंड लेवल पर जरूर इंप्लीमेंट हो। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार। धन्यवाद।